राधे राधे बच्चों, आज हम लेक्चर 2 में हैं साइंस के हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन तक सब कुछ देखा हुआ था। आज हम देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, एवोल्यूशन टॉपिक में क्या दिया हुआ है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन क्या दिया हुआ है। इसके साथ साथ एविडेंस में जो भी पार्टीशन दिए, हमें 6 टाइप्स ऑफ एविडेंस दिखाए या 6 तरीके के एविडेंस मिले हैं, उनमें क्या हमें जानना है। उसके बाद हमें यह भी देखना है कि किस तरह प्लांट्स एनिमल्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, दैट मीन्स ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी ट्रांसक्रिप्शन की, हमने देखे थे उसमें कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहे हैं, आरएनए डीएनए किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं या किस तरीके से उसमें केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है, कैसे वो मैसेजेस ट्रांसफर किए जा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज होकर कैसे केमिकल फॉर्मेशन कर रहा है, सेल्स को कैसे आगे बढ़ा रहा है, जनरेट कैसे हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बन रहे हैं एंड वो फॉर्मेशन करके क्रॉसिंग कैसी हो रही है। अब हमने देखना है कि हम ट्रांसलेशन पे जा रहे हैं, तो ट्रांसलेशन कैसे होता है। लेट्स सी, ईच आरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स, यानी हम देख रहे हैं कि जितने भी मैसेंजर्स आरएनए होते हैं, ठीक है, जितने भी मैसेंजर आरएनए हैं वो सब ट्रिपलेट कोडॉन से बने हुए रहते हैं। सबसे पहली बात, तो ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 कोड्स मिलकर या 3 कोडिंग्स मिलकर जो बने रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, लाइक ए ग्रुप, वो पास ऑन करते चले जाते हैं। नेक्स्ट, as the message forward on mRNA, amino acid supplied by tRNA। अब यहाँ उन्होंने एक सिंपल स्टेटमेंट बोला है कि मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, कौन सा मैसेज, एमिनो एसिड्स के थ्रू वो ट्रांसफर किया जा रहा है tRNA के साइड से। लेकिन क्या मैसेज होता है जो हम या बॉडी में जो सेल्स हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है, हमारे सेल्स अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अंदर ही अंदर इतना बड़ा जो मशीनरी है वो हमारे क्विक रिजल्ट्स देता है, क्विक चीजें करता है, हमारे एक्शन रिएक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फूड का डाइजेशन करना, ब्लड फ्लो करना, हार्ट थ्रॉबिंग करना, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, सेल्स के फ्यूजन्स, लाइक दैट, ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये सब करने के लिए कुछ प्रोसेस उसमें हेल्पिंग होते हैं। For this process, tRNA has an anticodon to complement of the sequence to the codon or mRNA, and this is called as a translation। अब इस पॉइंट में हमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि जो भी प्रोसेस होता है, कोई भी कोड अगर कहीं भेजा होता है तो जहां भेजा है उसके पास उसका एंटी कोड होता है, हम उसे डिकोड करते हैं। अगर हमारे पास डिकोडिंग प्रोसेस है, जैसे यहाँ बोला एंटी कोडॉन, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है किस चीज को, उसकी सीक्वेंस को बनाए रखने में या उसकी सीक्वेंस को समझने में। हमारे पास हीमोग्लोबिन डीएनए जो होते हैं या चेन टाइप फॉर्मेशन होता है, उनको डिकोड करना या उनके अंदर जो मैसेजेस है एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करना, उनकी चीजों को आगे प्रोसाइज करना, ये सारा काम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं ट्रांसलोकेशन की तरफ। क्या बताया, लेट्स सी, एमिनो एसिड्स ब्रॉट बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर। अब जो भी एमिनो एसिड्स लाया गया है ट्रांसफर करके आरएनए से, तो ये बॉन्ड किया जा रहा है, किससे बॉन्ड हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड से, और किसके थ्रू, विद द रिबोसोम से। अब ये थ्योरेटिकली जितना इजी हमें लग रहा है, एक्चुअली थ्योरेटिकली इतना इजी होता नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड्स का काम क्या होता है, जो भी लिक्विड आया हुआ है, ये जो भी एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स के बेस होते हैं, ये प्रोटीन का काम होता है। हमें पहले ही पता होता है कि एमिनो एसिड प्रोटीन्स के अंदर आते हैं, और हमारा मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट जो है या बॉडी का जो बेस है वो प्रोटीन से बना है, इसीलिए हमेशा प्रोटीन का सिंथेसाइजिंग होते रहता है, और वही मैसेजेस एमिनो एसिड्स के थ्रू बाहर सेल्स में फॉर्मेशन करते रहते हैं, आरएनए टू डीएनए होते रहता है, ये डिकोडिंग का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ आरएनए टू द अदर। अब ये जब भी ये सारा कुछ प्रोसेस होता रहता है, कोड से एंटी कोड करना, मैसेज से पेप्टाइड बॉन्ड तक लाना, ये प्रोसेस में उनका काम क्या होता है, मूव करना एक एंड से दूसरे एंड तक आगे, of end distance of one triplet codon, and this process is called the translocation. Name itself called as a
विद द लोकेशन। दैट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करना, बट यहाँ मूवमेंट किसी थिंग का नहीं हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है अमीनो एसिड्स का। वो मैसेजेस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आरएनए से टू डीएनए थ्रू द ट्रांसफर्स हैं या रिबोसोम से हो रहे हैं। नेक्स्ट, chain forms a protein and this protein control the various organisms and their appearance। अब जो भी कड़ियाँ बनती हैं डीएनए के, आप लोगों ने चेन फॉर्मेशंस देखे हैं, हीमोग्लोबिन्स के, क्रोमोसोम्स के आपने देखे हुए हैं। तो ये जो चेन फॉर्मेशंस होता है ये हमेशा हमें बताता है कि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन और उनके जो भी कंट्रोल है वो आपके टोटल अपीयरेंस को दिखाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जो इंसान या जो पर्सन हेल्दी फूड खाता है, हेल्दी फूड राइट, बाहर का कुछ भी जंक फूड नहीं, नथिंग, हेल्दी फूड खाता है, ऑर्गेनिक फूड खाता है, उसके स्किन का ग्लो का दैट मीन्स वो गोरा है काला है, आई एम नॉट फॉर दैट, हम कलर वाइज नहीं है, बट ग्लो रहना, एक स्किन का ग्लो होना वो डिपेंड करता है आप कैसा फूड का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सेम कंट्रोलिंग में भी आता है। आप जितना, यहाँ देखो चेन फॉर्मेशन क्या दिया, प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन कंट्रोल द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। मैं बार बार प्रोटीन की बात कर रही हूँ। आपने जैसा खाया है आपके बॉडी के अंदर फॉर्मेशंस भी वैसे ही होते हैं एंड ये आपके ग्लो, आपके स्किन, आपके बॉडी को दिखाता है कि आपके अंदर क्या अच्छा चल रहा है। इस पे एक और एक एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। एक एग्जांपल है, आजकल सबका हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल एक्चुअली क्यों होता है? बॉडी में आपके वाटर कम है, सेकंड प्रोटीन्स नहीं होते हैं प्रॉपरली, थर्ड विटामिन मिनरल्स प्रॉपर नहीं जा रहे हैं। कारण हम जंक फूड्स खा रहे हैं, हमें मोमोज ज्यादा पसंद आ रहा है, हमें कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद आ रहा है, हम बाहर के स्पाइसी फूड्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं रादर कंपेयर टू द होम कुक फूड। तो होम कुक फूड अगर आप प्रेफर करें, आप हेल्दी फूड्स खाएं, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, आप घर पर जूस बनाकर पियो, हेल्दी फूड प्रॉपर विद लो ऑयल, लो स्पाइसेस, एक प्रॉपर फूड अगर आप खा रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी जनरेट होगी दैट विल बी ट्रेमेंडियस, और वो आपके सेल, आपके बॉडी के एक एक सेल में आपको रीजनरेशन का काम करेगी या रिजुविनेट का काम करेगी। आपके वो स्किन टेक्सचर में दिखेगा, आपके वो बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपके वो कॉन्फिडेंस में दिखेगा। ये होता है, ये जो काम हो रहा है ना, ये उसी सेल लेवल पे होता है। ये मैंने आपको एक अपीयरेंस लेवल पे दिखाया उसका एग्जांपल कि वो होता क्या है। नेक्स्ट, some of those genes are transmitted to next generation without any changes। अब बात ये होती है कि जब भी जेनेटिकली या सेल्स या डीएनए में कुछ कमी होती है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, किसी को कुछ बीमारियां होती है, कुछ डिजीज होता है, तो वो सेल्स में भी दिखाई देता है। सेल्स के फॉर्मेशन प्रॉपर तो होते नहीं है फिर, तो ये जब सेल्स में दिखाई देने लगता है, और वही अगर आप अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपके आने वाले जनरेशन में भी दिखाई देता है। इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी। बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं जिनमें मोस्ट ऑफ जो पर्सन्स होते हैं उनके हेयर ग्रोथ नहीं है, या उनकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है, या उनका जो हेयर लाइन है वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाता है या खराब हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक दादाजी का लेते हैं। एक दादाजी हैं, उनके फादर जो थे उनका भी लगभग 35 इयर्स में उनके सारे बाल चले गए। देन वो जो दादाजी है उनके भी बाल वैसे चले गए, उनका जो बेटा है, जो सन है, उनके भी बाल चले गए। नाउ जो उनके बेटे का बेटा दैट मीन ग्रैंडसन है, उनके भी बाल उसी तरीके से चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, ये जेनेटिक फॉर्मेशन है। अब जिसके जीन्स में ही ये है, जिसके जीन्स या जिसके सेल में ही कुछ कमी है, इसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जिसके सेल में ही कुछ कमी होती है, वो कमी आपको उसके जेनेटिक्स ट्रांसफर में भी दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ इंडिया को डायबिटीज का हब माना जाता है। हमारे इंडिया में जितना डायबिटीज है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी कंट्री में इतना डायबिटीज के पेशेंट्स होंगे।
तो जिनको डायबिटीज होता है उनके भी आने वाली जनरेशन में किसी ना किसी को डायबिटीज होते हैं। तो ये ऐसे जो बीमारियां हैं वो सेल के थ्रू ही जाती हैं। जिनके सेल में प्रोटीन्स कम होता है, न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर बनता नहीं है, जिनके सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से होता नहीं है, ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं होता है, उनको ही ये प्रॉब्लम्स आगे होती हैं जो ट्रांसमिट होती है। Some of the characters of parents are transmitted to their offspring। अब ये तो हम सभी जानते हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे कैरेक्टर, यहाँ तो सिर्फ सम लिखा है बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से भी मिलते हैं, हमारे कुछ फीचर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे कैरेक्टर्स, हमारी कुछ हैबिट्स भी पेरेंट्स से कभी कभी मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि जीन्स पास ऑन हो रहा है, वही क्रोमोसोम्स, वही डीएनए पास ऑन हो रहा है, उनकी आदतें कैसी होती है, उनके फूड हैबिट्स कैसे होते हैं, उनके सोचने की शक्ति कैसे होती है, उनके फीचर्स भी हमें मिलते हैं। तो ये सारा कुछ कमाल जो है वो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स सेल्स के थ्रू फॉर्मेशन होता रहता है। नेक्स्ट, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंजेस पोजीशन विच कॉज अ माइनर चेंज दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। ये एक स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है इसका वास्ट एक्सप्लेनेशन है, बट फिर भी मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको समझाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जीन्स के अंदर वो धीरे धीरे फॉर्मेशन चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद उनकी पोजीशनिंग चेंज होती है और वो मर्ज करते हैं। जब वो मर्ज करते हैं तो होता है म्यूटेशन। आपने वो कुछ इंग्लिश मूवीज होती हैं जिसमें म्यूटेशंस के बारे में बहुत बताया गया होता है कि दो जेनेटिक्स को मिलाते हैं, दैट मीन समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू अपीयर। तो उस तरीके का तो हाई लेवल का नहीं, बट हाँ अब बेसिक लेवल, आप फंडामेंटल लेवल मान सकते हैं कि जब भी जीन्स में या जब भी सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होने लगे या चेंजेस होने लगे तो वो होता है म्यूटेशन। इस म्यूटेशंस के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पूरे जनरेशन में किसी की ब्लू आंखें नहीं है, बट उनको बेबी हुआ है उसकी आंखें ब्लू हैं, तो कुछ तो सेल्स में फॉर्मेशन हुआ होगा। नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल, किसी के घर में उनके पूरे जनरेशन टू जनरेशन में किसी को डिम्पल नहीं थे गालों पे, बट हाँ उनकी कोई बेबी हुई है उनको डिम्पल है। तो ये डिपेंड करता है कि को कहते हैं ना कोई एकदम टोटली एक्सट्रीम केसेस होगा, वहां पे ये सारा कुछ आपको देखने मिलेगा। तो ये होता है म्यूटेशन। अब जैसे हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तीनों पार्ट हमारा डिपेंड करता है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, सेल, न्यूक्लियोटाइड एंड सिंथेसिस पे। आपको ये ध्यान देना है, आपको इन तीनों पे फोकस करके ध्यान देना है कि आप इनके जो मेन कोर हैं वो कोर को लिख कर निकालें या कोर को उसे देखें, उसे समझें। जितना आप इसे देखेंगे समझेंगे उतना इजीली आपको चीजें समझ में आएंगे। एंड हमेशा फोकस ये रखिए कि आप जो भी लिख रहे हैं उसके की पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहें। जैसे कि अगर आप याद कर रहे हैं तो की पॉइंट्स आपको एक क्लिक दे देते हैं, हाँ ये इसका आंसर था, वो उसका आंसर था, इसके वजह से वो हुआ था। नॉट टू मग अप द आंसर्स, कोई भी आंसर्स को आप मग अप ना करें, समझें, समझ कर ही आपको आगे बढ़ना है। तो इसके आगे हम देखेंगे, लेट्स सी ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद शायद इवोल्यूशन या इवोल्यूशन, इसके बाद हम देखते हैं इवोल्यूशन। लेट्स सी एवोल्यूशन। जैसे कि हमने देखा कि अब तक हमने ट्रांसलेशन के टॉपिक्स कवर किए, हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा, हमने ट्रांसलेशन देखा, उसके डायग्राम्स देखे, कैसे क्या चेंज होता है, कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे सब कुछ फ्लो होता है एक सेल में। अब हम आ पहुंचे हैं एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे चेंज होना। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, कोई भी थिंग जब धीरे धीरे चेंज होने लगता है उसे कहा जाता है ग्रेजुअल चेंज। अब हम देखेंगे evolution is a gradual change occurs in living organism over a long duration। जैसे कि स्टेटमेंट ही बोला जा रहा है, धीरे धीरे चेंज होना काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, इसे ही हम कहते हैं ग्रेजुअल चेंज। इसे मैं थोड़े और एग्जांपल्स में भी समझाऊंगी, उसके पहले हम दूसरा पॉइंट भी कवर करते हैं। Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called the evolution। जैसे कि हमने अभी देखा, हमने अभी भी रीड किया, लंबा चौड़ा पूरा डेफिनेशन है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। एवोल्यूशन का मतलब यही नहीं होता कि एक ग्रेजुअल चेंज हो,
लेकिन ऐसा बदलाव जो कभी कभी बहुत अच्छा होता है और कभी कभी थोड़ा सा डाइवर्स भी होता है। कैसे? मान लो कोई एक एग्जाम्पल हमें बहुत पहले से समझाया जा रहा है कि हम पहले कुछ और थे, हम पहले एप्स थे, फिर एप्स से हमने धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व किया, तब हम सैपियंस बने, देन होमो सैपियंस बने, देन नेंडरथल, देन ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका इवोल्यूशन उनके लिए काफी अच्छा रहा, बेनिफिशियल। कुछ इवोल्यूशन ऐसे हैं जो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहा, उसे हम देखते हैं। नाउ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो कोई भी लाइफ नहीं थी अर्थ पर, जैसे हम जानते हैं, हमने बहुत सारी स्टडी की है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, देन ऑल्सो हम फिर भी इसमें रेफर करेंगे। बिगिनिंग ऑफ लाइफ इन द ओशन, हम सब जानते हैं कि सबसे पहली लाइफ अगर कहीं शुरू हुई एक सेल का फॉर्मेशन में, तो वो है ओशन। अब ओशन यानी समंदर, समंदर में हम सबसे पहले जानते हैं कि यूनिसेलुलर ही पहले शुरू हुआ, दैट मीन्स वन सेल, एक सेल से ही हर जगह शुरुआत हुई, दैट वी कैन से इन द साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल्सो। एंड अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाए या मिथोलॉजी में भी जाए तो वहां पे भी बोला गया है कि पहले एक कण से शुरुआत हुई। लेट्स सी, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। यहाँ कहीं पे भी उन्होंने एक सेल, दो सेल, उसके बारे में बात नहीं की, डायरेक्ट पहले कंपाउंड की बात की है। सेल वगैरह की हम बाद में बात करेंगे। लेट्स सी पहले क्या कंपाउंड के बारे में दिया गया है। ऑर्गेनिक, दैट मीन्स हम जानते हैं जो नेचुरल होता है, इनऑर्गेनिक जो मिक्सअप होता है, एंड देन कॉम्प्लेक्स जो सबका मिक्सचर टोटल होता है। लेट्स सी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज पर सराउंडिंग केमिकल्स। ऑर्गेनिक का काम यही होता है जो नेचुरल प्रोसेस से या नेचुरल तरीके से डेवलप हो रहा हो, इवॉल्व हो रहा हो। जैसे हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा कि क्या दिया है, सेल इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, आसपास का जो वातावरण है उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, अब नॉर्मल केमिकल्स होते हैं नेचुरल, अभी जैसे मान लो हवा चल रही है तो हवा के अंदर हमारे पास इतना सारा कुछ होता है, ऑक्सीजन ही नहीं हमारे पास, नाइट्रोजन है हमारे पास, अलग गैसेस भी हैं, सारा कुछ मिक्सचर्स होता है। उसी तरीके से यहाँ केमिकल मिक्स होकर चीजें बढ़ रही हैं। लेट्स गो फॉर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे भी सेल्स ग्रो कर रहे हैं आसपास की पूरी सराउंडिंग्स को लेकर। अब डिफरेंस क्या आता है, यहाँ सेल्स धीरे धीरे बदलते हैं, अलग तरीके से बदलते हैं, एंड वहीं अगर ऑर्गेनिक में देखें तो सेल अच्छे से बदलते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ हो पाती है। आप चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ। कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स टोटल मिक्सचर, जैसे हम पूरी तरह बोलते हैं ना, 4-5 चीजें मिला के सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स, सबका टोटल मिक्सचर। क्या दिया है, प्रोटीन्स। क्या आप सब जानते हैं प्रोटीन्स को हम लोग एक और अलग वर्ड में भी जानते हैं, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो चाहे हमारे बॉडी का क्यों ना हो, आप सब जानते हैं हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ जो बॉडी का परसेंट है पानी से बना है, एंड देन कुछ और आता है दैट इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर ईट का काम करते हैं, जो हमारे सेल्स को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं, एंड उनको बिल्डअप करने का काम करते हैं। देन न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर एक सेल के अंदर जो जान होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी चीजों को पोषण करने का काम ये करता है। अब ये जो पूरा इवोल्यूशन का जो एक स्ट्रक्चर दिया है, ये मैंने आपको पूरी तरह ऐसे डिस्क्राइब करके दिखाया हुआ है, एंड कुछ नॉट्स जो पॉइंट्स होता है वो मैंने आपको दिखाए हैं। लेट्स गो, एक और बार उसको रिविजन करते हैं। इवोल्यूशन दैट मीन्स समथिंग ग्रेजुअल चेंज। दूसरा फॉर्मेशन, इस तरीके से इवोल्यूशन होता है जो नेचुरल प्रोसेस है। देन कैसे ओशन में लाइफ स्टार्ट हुई, सेल जो भी बना, देन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एंड देन कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीजों को लेके ये सारा कुछ बना। अब हम चलते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर पे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम बात कर रहे थे अभी मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे नेचर में क्या खास बात है, डाइवर्सिटी। यानी हम जिस नेचर में रहते हैं, हमारे नेचर में एक साथ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो टाइप बोलो, आप स्पीशीज बोलो, अलग अलग तरीके के मिलते हैं। यानी हम सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं अर्थ पर, हैबिटेट होकर। लेट्स सी,
पहला पॉइंट हम देखते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। हम सब जानते हैं यूनिसेलुलर दैट मीन्स जिसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है सस्टेन करने के लिए। मल्टीसेलुलर यानी जिसके पास एक से ज्यादा सेल होता है। एंड हम जानते हैं एक से ज्यादा सेल जिसके पास होता है उसके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर बॉडी होती है, प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, जिससे वो अपने लाइफ को पूरी तरह प्रॉपर से साइकिल आउट करते हैं एंड आगे जीते हैं। लेट्स सी यूनिसेलुलर एक्चुअली होते कौन कौन है। हमने तो डेफिनेशन देख लिया कि हाँ जिसके पास एक ही सेल, बट ऐसे कौन सी चीजें जिनके पास एक ही सेल होता है, दैट इज अमीबा, हम सब जानते हैं। देन पैरामेशियम, क्लोरेला, ये सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके पास एक ही सेल होता है एंड वो अपने एक सेल से उनका जो भी लाइफ है उसे कंप्लीट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, और वो हमें नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते। शिफ्ट करते हैं मल्टी सेलुलर पे। अब मैन को तो हम अभी ह्यूमन बीइंग तो ठीक है, बट फिर भी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो सोशल एनिमल जैसे हम जानते हैं, बट ठीक है मल्टी सेलुलर में उनको डाल दिया गया है, कोई बात नहीं। मल्टी सेलुलर जिसके पास बॉडी स्ट्रक्चर है, सारा कुछ है, हम सब जानते हैं। तो मैन, इनको डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है। व्हेल दुनिया का मतलब जो ओशन में रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी। देन बनियान ट्री, ये तीनों के नाम मैंने एक्चुअली पर्पसली लिखे हुए हैं क्योंकि ये अपने अपने जो फील्ड है या जो सेक्शन है उसमें काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। अभी जैसे मैन को जाना जाता है उनकी इंटेलिजेंस के लिए, उनके स्किल के लिए, उनके पावर के लिए। देन व्हेल को हम जानते हैं कि ओशन का सबसे बड़ा जो जानवर है। बनियान ट्री स्पेशलिटी है कि वो लाइफ मतलब उसकी लाइफ ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो 100 ईयर्स 200 ईयर्स तक सस्टेन करते हैं। इसीलिए मैंने एक्चुअली ये 3 एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर में रखे कि मतलब दिखाई दे, आप लोग को समझ आए कि एक्चुअली मल्टी सेलुलर का सस्टेनेबिलिटी कितना होता है। लेट्स सी, अब ये तो रहा हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन नेचर, दैट मीन्स अलग अलग प्रकार के जो भी ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग बींग्स हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भाई हमारा नेचर है, हमारे नेचर में ही पाए जाते होंगे ऑब्वियसली। एयर, वाटर, लैंड एंड रॉक्स, ये 4 ही जगह होगी नेचर के अंदर जहाँ पे सारे लिविंग बींग्स रह सकते हैं। कुछ एरियल होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ रॉक्स में रहते हैं और कुछ अंदर रहते हैं। तो ये उनकी जगह ही होती है जो आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी थ्योरीज हमने देखी है, इसके पहला का जो हमने चार्ट देखा वो प्लस डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों इंटर रिलेटेड है जो एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। एंड ऑल दिस थ्योरीज व्हाट दे आर टेलिंग अबाउट, all these theories about the origin and evolution of life shows the gradual changes or the developments of living organism। ये जो भी एवोल्यूशन दिखाया जा रहा है या जो कुछ भी थ्योरीज इसमें दिख रही हैं, या तो वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखा रहा है या वो ग्रेजुअल चीजें बदलती हुई दिखा रही है। तो ये सारा कुछ हमें एवोल्यूशन के थ्रू समझ में आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने अब तक एवोल्यूशन देखे, उसके टाइप्स क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमने डाइवर्सिटी देखी, हमने सारा कुछ देखा, ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं वो सारा कुछ देखा। अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशन के एविडेंस कैसे हैं। दैट मीन्स क्या प्रूफ है कि बदलाव हुए और धीरे धीरे करके हुए, उनके स्ट्रक्चर में हुए, इनके शेप में हुए, किस तरीके के बदलाव हुए, कौन से जानवरों में ज़्यादा बदलाव हुए, क्या चीज़ें हमें समझ आई, क्या हमें पूरी तरह बाहर निकाल के दिया गया या उसका प्रूफिंग करके दिया गया। लेट्स सी, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम 3 पार्ट्स देखेंगे उसके क्या क्या है। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ही होता है कि कोई भी लिविंग बींग्स का आप शेप, साइज, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके जो फीचर्स हैं उस फीचर्स में क्या बदलाव हुआ उसे हम देखेंगे। सिमिलैरिटीज इन द माउथ, अब बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके जो माउथ ओपनिंग है या जो उनका खाने का जो जगह है वहां का जो सिमिलैरिटी है आपको देखने मिलेगा। जैसे मान लो अब जैसे गाय है, देन बफेलोज हैं, दैट मीन्स ओपनिंग ऑफ माउथ सेम लगता है। नाउ उनके फीचर्स भी सेम लगते हैं। जैसे थोड़ा बहुत अगर आप देखें, मैमल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ सिमिलर लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ना। पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रल्स, आंखों का प्लेसमेंट, नाक हमें सेम दिखाई देती है। देन ईयर पिनिंग, दैट मीन्स उनके मूवमेंट कैसे होते हैं। आपने काउ, बफेलोज को, गोट्स को, शिप्स को देखा होगा, मोस्ट ऑफ काउज एंड बफेलोज, क्योंकि उनके मूवमेंट हमें ज्यादा विजिबल होते हैं तो वो दिखाई देते हैं। देन
थिकली हेयर ऑन द बॉडी, लीफ शेप्स। थिकली हेयर ऑन द बॉडी तो आप सब अच्छे से समझते होंगे कि जो हैरी बॉडी होते हैं जानवर, उनकी बात कर रही हूं मैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जब हम प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स में कोई उतना कीनली देखता नहीं है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या बदलाव हुआ उसमें या क्या एक्सटेंट हो गया उसमें, सारा कुछ देखते नहीं है। बट लीफ के शेप्स भी कुछ डिपेंड करते हैं। लीफ का वेनेशन, वेनेशन दैट मीन्स कोई अगर प्रॉपर आपने कोई लीफ देखी है, जैसे मान लो ये कोई लीफ है, तो इसका जो मिडिल पोर्शन होता है उसका वेनेशन होता है। दैट मीन्स कोई लीफ ऐसा सिंपल होती है जो वो डार्किश कलर का होता है, बट कोई कोई लीफ में वो बहुत ही फेंट होता है। किसी के वेन्स बहुत सिंपल होंगे स्ट्रेट वे, बट किसी के वेन्स ऐसे होते हैं जो यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से जा रहे हैं। तो दैट मीन्स हमने ये बहुत सारी चीजों में देखा है बदलाव, नॉट ओनली इन द प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से लेकर अब तक चेंजेस होते आ रहे हैं। आगे देखते हैं लीफ पेटल, उनमें भी हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल आता है कि क्यों ऐसा हुआ है कि पहले के जमाने के जानवर आज अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा सराउंडिंग चेंज हो गया है। हम मोस्ट ऑफ चीजें ये देखते हैं कि जब भी एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये जिनका भी हम अडेप्टेशन देखते हैं वो डिपेंड होता है उनके जोग्राफिकल कंडीशंस पे। अगर वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का फूड, उनका नेचुरल वेजिटेशन उन्हें सूट करता है, देन ओनली द एनिमल्स और व्हाटएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज सराउंडेड बाय दैट दे कैन सस्टेन देयर लाइफ। बट अगर नहीं हो पाता है, उनसे अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो वो जो भी प्रजाति है या जो भी स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होने लगती हैं या उसमें ग्रेजुअली चेंजेस होने लगते हैं। वो चेंजेस इन पॉजिटिव वे भी हो सकते हैं या वो चेंजेस नेगेटिव वे भी हो सकते हैं। नाउ हम चलते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस पे। नाउ ये क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ स्टडी जो है वो ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी पे होती है। अब आपने देखे होंगे कि बॉडी स्ट्रक्चर सबका सिमिलर ही है, बस क्या होता है उनके बोन्स के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर डिफरेंट है। किसी के 4 पैर हैं तो किसी के 4 पैर होते हुए भी वो 2 विंग्स में कन्वर्ट हो गए। किसी के 2 विंग्स है लेकिन उनके 4 लेग्स नहीं है और किसी के 4 लेग्स हैं। इसी तरीके से किसी के कान मूव करते हैं बट किसी के कान मूव ही नहीं करते हैं। किसी के कान होते हैं, किसी के कान होते ही नहीं है और होते हुए भी दिखाई नहीं देते। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स जो हमें बताते हैं कि ऐसा कुछ होता भी है। लेट्स सी, पहला सुपरफिशियल सिमिलैरिटी। सारे जानवरों में सेंसरी ऑर्गन्स होते ही हैं, मोस्ट ऑफ नहीं, हाँ स्किन की तरफ से नहीं होते बट सब में होते। आंख है, नाक है सबके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, ये सारा कुछ होता ही है जो बेसिक है, इसीलिए उन्हें कहा गया है सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज। नेक्स्ट, ह्यूमन हैंड। आपने देखा होगा कि एप्स जैसे जैसे इवॉल्व हुए, क्या वो सीधे खड़े रह सकते थे? क्या उनकी ग्रिपिंग थी? क्या उनका थंब टोटल तरीके से बाहर था? क्या वो कोई काम इस तरीके से ग्रैब करके कर सकते थे? नहीं, धीरे धीरे वो चेंज होता गया, उनकी पकड़ मजबूत होते गए। बॉडी मूवमेंट जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी बॉडी उसी तरीके से इवॉल्व होते जाती है। अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं। आप राइट हैंड से लिखते हैं, ठीक है, या कोई लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, आप 1 वीक प्रैक्टिस करिए। जो राइट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करिए एंड जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड से प्रैक्टिस करिए। आप धीरे धीरे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे आपको कुछ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे थोड़ा लिटिल भी टूटा फूटा आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या उसमें बदलाव नहीं आएगा? इसी तरीके से जो भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो भी जानवर रहे, धीरे धीरे बढ़े, जो अडेप्टेशन रहा, उनकी आदतें हुई, उनका बिहेवियर रहा, उनका लाइफ, उनका स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रगल जैसे रहा, उनके अंदर वैसे वैसे चेंजेस आने शुरू हो गए। नेक्स्ट, 4 legs ऑफ ऑक्स। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बात की, किसी के पास पंख होते हैं तो किसी के पास पंख नहीं है, उनके पास आगे के पैर हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, उनको रन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। फ्लिपर्स ऑफ वेल, पैचगिन्स ऑफ बैट, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, आप देखते जाएंगे। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट नॉच पॉइंट्स लिखे हैं जो थोड़े से नगेट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारा कुछ और होता है जिसमें आपको बदलाव दिखेगा। लेट्स सी नेक्स्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, बहुत फोकस करिए। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एक स्मॉल डेफिनेशन दूं तो यही होता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो आपके पास होते हुए भी
आपने उसको यूज नहीं किया। अब जैसे मान लो किसी के पास कुछ है और आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो वो सारा कुछ पड़ा रखा हुआ है एंड उसका कोई यूज नहीं है, तो जैसे आयरन रखा है और वो जंग लग गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है, दैट मीन्स वो खराब हो गया, धीरे धीरे वो खराब होकर चला जाएगा। उसी तरीके से है वेस्टिजियल ऑर्गन। पहला क्या डिफाइन करता है, लेट्स सी। Underdeveloped or the useless organs of organisms are called the vestigial organs। जैसे मैंने कहा, जो आप यूज नहीं करेंगे ऐसे ऑर्गन्स या तो वो वेस्ट है या तो वो यूजलेस है। इस जेनेटिक ऑर्डर्स में अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो आने वाला जो जनरेशन होता है उनमें वो धीरे धीरे कम होने लगता है एंड एट अ टाइम वो 5 to 6 जनरेशन में वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखते क्या एग्जाम्पल है। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन बीइंग बट यूजफुल टू द रूमिनेंट्स, ठीक है। नाउ ईयर पिन यूजलेस टू ह्यूमन बट यूजफुल टू द मंकी। जैसे मैंने कहा, किसी के लिए कुछ यूजफुल होता है तो किसी के लिए कुछ वेस्ट होता है। अब हमारे लिए जो वेस्ट है वो रूमिनेंट्स जो चरते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ टेल बोन, विजडम टीथ, बॉडी हेयर एक्सेट्रा, न जाने कितने ऐसे वेस्ट ऑर्गन्स थे जो अब हमारे पास नहीं है। अब मान लो एक एग्जांपल स्नेक का ले लो। पहले स्नेक्स के पास छोटे छोटे लिजार्ड जैसे पैर थे, पर हम उन्होंने यूज नहीं किया। ये हमको प्रूफ मिलता है साइंस में, आगे जो रिसर्च हुई थी, हम उन्होंने यूज नहीं किया। वो बार बार बरोइंग में रहते थे, दैट मीन्स वो सॉइल के अंदर रहते थे, तो उन्होंने यूज करना ही बंद कर दिया। तब वो धीरे धीरे रेंगना स्टार्ट किया, क्रॉल करने लगे। देन इसी तरीके से अगर आप जाओ तो बहुत सारे जानवरों में बहुत सारे बदलाव हुए। आप डक का एग्जांपल ले लो। डक के पहले वेब फीट नहीं थे, बट पानी में रहते रहते ग्रेजुअली उन्होंने उस चीज को अडेप्ट करा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होते रहती हैं। लेट्स सी, अब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में हमने पहले प्राइमरी जो 3 एविडेंस थे वो हमने देखे, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड वेस्टिजियल। तीनों का इंपॉर्टेंस बहुत है। बच्चों मैं सिर्फ यही कहूंगी आपको कि ये जो एविडेंस है एवोल्यूशन के, जितने भी मैं दे रही हूँ ये 3 और इसके बाद जो भी दे रही हूँ 3, वो तीनों पे आपको बहुत फोकस करना है। वो आप चाहे तो डिस्टिंग्विश के लिए यूज करिए, आप चाहे तो उसे डिफाइन के लिए यूज करिए, आप चाहे तो उसे पॉइंट आउट करके क्वेश्चन आंसर्स के लिए यूज करिए, लेकिन इस पर बहुत फोकस करिए। अब चलते हैं आगे। हमने अब तक 3 एविडेंस देखे, अब देखते हैं आगे क्या है। फिर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ऐसे एविडेंस जो हमें फॉसिल्स में मिलते हैं, ऐसे एविडेंस जो हमें बहुत सालों के खुदाई करने पे रॉक्स के थ्रू यहाँ वहाँ सारे सोर्सेस में इकट्ठा होकर दिखते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है ऐसे एविडेंस में। पहला, large number of organisms get buried due to disaster like flood, earthquake, volcano and etc. अब होता क्या है कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेचुरल क्लाइमिटीज की वजह से या नेचर की कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से, जैसे फ्लड हो गया, कभी अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो एरप्शंस हो गया, तो उसमें नेचुरल तरीके से ही बहुत सारे जानवर, प्लांट्स, ऐसे स्पीशीज जो वाकई बहुत अच्छे रहे होंगे या बहुत यूजफुल रहे होंगे, वो सारे कुछ हमारे धरती के अंदर लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन में वो दबते चले जाते हैं। एंड जब अब हम जैसे सालों बाद, इतने सालों बाद जो आर्कियोलॉजिकल लोग होते हैं वो खुदाई का काम करते हैं, एक्सकेवेशंस करते हैं, तो हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं कि हाँ शायद ये ऐसा रहा होगा, वो वैसा रहा होगा। किसी जानवर के हमें नाखून के फॉसिल्स मिलते हैं, किसी के रिब केज के फॉसिल्स मिलते हैं, किसी के विंग्स के फॉसिल्स मिलते हैं। तो ये सारा कुछ इस एविडेंस के अंडर आता है। लेट्स सी, remnants impressions of such organisms remain preserved underground are called fossils। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी बचे खुचे अवशेष होते हैं वो सारा कुछ लेयर्स में जाता है। अर्थ के जो अपर लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर जो होते हैं सॉइल्स के, वो धीरे धीरे रॉक फॉर्मेशन में सेटलिंग होते जाता है। एंड जैसे वो सेटलिंग होते जाता है तो जो जैसा था वो उसी तरीके से पत्थरों में या सॉइल के सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व हो जाता है, एज इम्प्रिंट हो जाता है, जिसे हम कार्बन डेटिंग मेथड के रूप में जानते हैं कि हाँ ईयर बाय ईयर कोई चीज दबकर किसी चीज को इंप्रेशन कर रही है, दैट मीन्स इम्प्रिंट करके दिखा रही है, तो उसे हम बोलते हैं कि किस तरीके से फॉसिल बनता है। यानी जो कुछ हमें मिला है दैट इज अ फॉसिल। क्या होता है कार्बन डेटिंग जानते हैं।
कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर द डेथ और डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14। हम सब जानते हैं इंसान का शरीर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, व्हाटएवर या हूएवर द लिविंग बीइंग, सबके अंदर हर चीज का कंजम्पशन होता है। वो कंजम्पशन आप चाहे खाने के थ्रू देखें, चाहे वो क्लेंजिंग के थ्रू देखें या वो एक्सक्रीट के थ्रू देखें, आप देखते जाएंगे। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना पीना बंद कर देता है या उसका लाइफ सस्टेन होना बंद कर देता है, वो पूरी तरीके से डेड हो जाता है, तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। एंड देन सॉइल का काम होता है उसे डीके करना, उसे डीके करके उसके फसल के अंदर जाना, सारा कुछ वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो सब कुछ सॉइल में हो जाता है। एंड नाउ साइंटिस्ट ने ऐसे कुछ मेथड्स निकाले हैं देखने के लिए कि उस जमाने से लेके कितने जमाने तक सॉइल में वो सारा कुछ रहा हुआ है, कौन से ईयर का सॉइल है, कैसा रॉक बना होगा, कितने साल लगे होंगे उसे लेयर बाय लेयर अपरस्ट होने के लिए या उनके अंदर जाने के लिए। एंड देन वो लोग ढूंढ के निकालते हैं कि उसका डिकेइंग कब रहा होगा विद द कार्बन डेटिंग मेथड से। नाउ time past death of a plants animals can be calculated by measuring radioactivity of C14। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि ये कौन से ईयर का है, ये कौन से थाउजेंड्स ऑफ ईयर का है, या उससे क्या ढूंढ के निकाला है हमने, हम कैसे पता लगाए कि एक्चुअली जो चीज हमें मिली एक्सकवेशन में या कहीं फाइंडिंग्स में वो इतने साल पुरानी है। थ्रू द साइंटिफिक रिसर्च एंड कार्बन डेटिंग मेथड से ये बहुत इजी हो गया है बताना कि कौन सी चीज कैसे मिली हुई है। नाउ नेक्स्ट, वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है बहुत सारे एविडेंस से कि हमने जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स को जाना, पहचाना, उनकी जीन की स्टडी की, उनके सेल फॉर्मेशन की स्टडी की, हम सबको पता लगा कि वर्टिब्रेट्स अगर ओरिजिनेट हुए हैं तो वो इनवर्टिब्रेट्स के थ्रू ही ओरिजिनेट हुए हैं। ये हमें हमेशा जानना चाहिए। ये एक पॉइंट जो है हम हमेशा मिस आउट करते हैं, हर बार मिस आउट होता है, बट आप लोगों को ये जितने पॉइंट्स दिए गए हैं ना, यू हैव टू पे द कीन अटेंशन ऑन दैट। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक एज अ नेम आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या ये चीज कहाँ रही होगी, उसका कनेक्शन क्या होता है, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक्स। देखते हैं क्या है। फर्स्ट, some plants animals shows the morphological characters by which they can be related to different groups are called connecting links। सिंपल बोला गया है, कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमें मॉर्फोलॉजिकल बदलाव दिखाते हैं, शेप एंड स्ट्रक्चर्स में चेंजेस दिखाते हैं, प्लस कहाँ उनके अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप एंड साइज उनके ग्रुप को दर्शाते हैं, एंड वो होता है उनका कनेक्टिंग लिंक्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उनमें क्या बदलाव आया, कैसे रहा, कैसे नहीं रहा, आपको ये सारा कुछ देखना है। फर्स्ट, पैरिपेटस, क्या है इसमें डिफरेंस, क्या दिया गया है। ये एक ऐसा अर्थवर्म की तरह दिखने वाला कीड़ा होता है, बट वो उसमें डिफरेंस क्या है। लेट्स सी, ट्रैकल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके पास ट्रैकिया है, दैट मींस इनहेल करने के लिए उसके पास पोर्शन है, देन ऑल्सो उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट, उसी में एनालिडा एंड एथ्रोपोडा, यानी एक साथ डुअल चीजें होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गिफ्टेड एनिमल्स होते हैं या कुछ गिफ्टेड ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी अलग अलग पावर्स होती हैं। पावर्स इन द सेंस दे हैव सम म्यूटेशनल मिक्सचर, उस पॉइंट पे भी हम आएंगे अभी म्यूटेशन पे। बट लेट्स सी, एक पैरिपेटस है, उसके पास एनालिडा जो है वो उसका भी एक फॉर्मेशन दिया है, देन एथ्रोपोडा। लेट्स सी व्हाट इज एनालिडा। ये वर्ड कुछ अजीबोगरीब नहीं लग रहा है सुन के, क्या है, सेगमेंटेड वर्म्स, यानी ऐसे वर्म्स जो अलाइंड होते हैं, जो सिंपल लाइन वाले होते हैं। एंड एथ्रोपोडा क्या होता है, एथ्रोपोडा यानी ऐसे उनके कैरेक्टर्स होते हैं या उनके फीचर्स होते हैं जो कैसे दिखते हैं, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियो एंड क्रैब्स, यानी अलग अलग तरीके से जैसे इंसेक्ट की जो पूरी प्रजाति होती है उनमें हमको दिखाई देता है। थर्ड एग्जांपल, डकबिल प्लैटिपस। अब इनमें क्या स्पेशलिटी है, आप टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने तो उसकी अजीबोगरीब एक फोटो तो देखी होगी ना, ऐसे उसकी डक एकदम बीक अलग तरीके से है, उसके लेग्स अलग तरीके से, अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है, बट देन ऑल्सो उसमें भी खूबी रही थी। क्या, लेज द एग लाइक अ रेप्टाइल, अंडे देते हैं,
रेप्टाइल की तरह, बट दे हैव द मैमरी ग्लैंड्स एंड है, पूरी हेरी बॉडी है, प्लस मैमरी ग्लैंड्स है जो अपने यंग वंस को फीड भी कराते हैं। दैट मीन्स ये एक बहुत अच्छा उनके पास ड्वेल था। नाउ लंग फिश एज द नेम इटसेल्फ, उसके पास लंग्स है, ठीक है। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद द लंग्स बीइंग अ फिश, एक फिश होने के बावजूद भी उसके पास लंग्स है जिसके थ्रू वो रिस्पायर कर रही है या जिसके थ्रू वो सांस ले रही है। तो सोचो ना, पहले के जमाने में या इयर्स ऑफ अगो, थाउजेंड्स एंड मतलब क्रोर्स ऑफ इयर्स अगो कि ऐसे अलग और अजीब प्राणी थे, पर बहुत अच्छे प्राणी रहे होंगे, इंटरेस्टिंग एकदम। तो ये था कुछ कनेक्टिंग लिंक्स एविडेंस में। नाउ लास्ट वाला देखते हैं, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रायो इटसेल्फ मीन्स जो जहां कोई भी बेबी मदर के वूम में होता है, दैट इज एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का मतलब वही होता है कि अंदर पार्ट में शेल में कैसे रहा जाता है। शेल इन द सेंस कोई कड़क शेल नहीं होता है, दैट इज जस्ट अ कवर, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रायो। Now, all embryos show the extreme similarities during the initial stage. That means हर माँ के गर्भ के अंदर जो भी बेबी होता है वो चाहे सेल, एक सेल से शुरुआत होकर, वो चाहे फिश, चाहे वो पिग, चाहे वो काउ, चाहे वो कोई भी हो, दैट मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्शनल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके लिए शेप एंड स्ट्रक्चर मायने नहीं है। जो भी शेप एंड स्ट्रक्चर्स में होते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे एनिमल्स के जो एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस है एक जैसे हैं। दैट मीन्स उनका जो शेपिंग है वो चाहे फिश का हो, चाहे पिग का हो, चाहे काउ का बेबी हो, चाहे ह्यूमन बेबी हो, दे हैव द सेम फीचर्स, या सेम नॉट इन द सेंस ऑफ फीचर्स बट अ टोटल शेप इन द एम्ब्रायो इज द सेम। नाउ कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स, हम सब जानते हैं कि हर एनिमल्स के एक ही ओरिजिन रहे होंगे। हमने ये भी देखा है कि ये जो मैमल्स वगैरह होते हैं, इनकी भी ओरिजिनलिटी जो है वो पहले के जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स रहे होंगे उनके थ्रू ही आई, एंड देन धीरे 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 सब कुछ एक जैसा दिखने लगा। जिस खूबसूरत दुनिया की हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ले चलते हैं आपको साइंस की दुनिया में, तो एक्चुअली साइंस की दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है। हमें अलग अलग तरीके के प्राणी या एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ जानने मिलता है, बट ये है कि आप उसे जानते कैसे हैं। ठीक है, अब आपको ये 6 पॉइंट्स मिले हैं, 6 एविडेंस मिले हैं, इनको आपको डिटेल देखना है, आपको समझना है, एंड कुछ रहा तो मुझे बाद में आप जरूर पूछिए। अब चलते हैं हम इसके आगे, और क्या दिया हुआ, लेट्स सी। जैसे हमने अभी और भी टॉपिक्स देखे, एवोल्यूशन या एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, सारा कुछ। अब चलते हैं लैम्केरिज्म पे। क्या है एक्चुअली ये थ्योरी ऑफ लैम्केरिज्म, या किसने इसे बनाया या किसने इसे बताया। लेट्स सी, जीन बैप्टाइस्ट लैमार्क, जिन्हें हमें कुछ बताया, morphological changes occurs in the living organisms are responsible for evolution and reason behind the change is activities or the laziness। मिस्टर लामार्क जी बोलते हैं, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से बताया कि ये जो चेंजेस जो भी हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये सारा कुछ या तो उन्होंने हाइपर एक्टिविटी करी है, या तो उन्होंने लेजीनेस के वजह से बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं वो सारे एक्सटिंक्ट होते चले गए। हमने एग्जाम्पल के रूप में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले डक या स्वैन। हम डक एंड स्वैन, पहले उनका अडेप्टेशन टोटली डिफरेंट था। जियोलॉजिकल कंडीशंस होने की वजह से मोस्ट ऑफ वो वाटर्स में रहते थे, तो उस वाटर्स में रहने की वजह से उनके फीट वेब फीट में टर्न हो गए। क्या हुआ, legs became useful for swimming in the water। that means जो एनिमल जैसे अडेप्टेशन में ज़्यादा तौर पे रहा एंड उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे पार्ट्स यूज़ नहीं किए, तो वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। जैसे जिराफ। नाउ आपने जिराफ देखे हैं, तो हम जब जिराफ नाम बोलते हैं तो एक लंबी सी गर्दन समझ में आती है, बट क्या आप लोग सब जानते हैं कि जिराफ के पहले गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, जस्ट नॉर्मल गर्दन होती थी, जस्ट लाइक अ डियर टाइप। बट जिराफ को क्या पसंद था, जिराफ को हरी पत्तियां, नरम नरम मुलायम पत्तियां खाना बहुत अच्छा लगता था, और जाहिर सी बात है लॉजिकली पेड़ों पर अगर हरी पत्तियां, वो भी सॉफ्ट हरी पत्तियां का ही होती है, तो टॉप ऑफ द ट्री होती है, यानी ऊपर की तरफ होती है।
तो हमेशा वो अपने गर्दन को अपलिफ्ट करके या थोड़ा और ऊपर करके उसे खाने की कोशिश करते थे। इन दैट हाइपर एक्टिविटी, जैसे इन्होंने पहला पॉइंट बोला एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी में बार बार वो गर्दन लंबी करके उसको खाना, बार बार गर्दन लंबी करके उसको खाना, हाइट पे जाना, दैट इंक्रीजेज द लॉन्गिटिविटी ऑफ द नेक। इसी एक्टिविटी की वजह से उनके जनरेशन टू जनरेशन में पहले थोड़ी सी लंबी गर्दन हुई, नेक्स्ट जनरेशन में और थोड़ी लंबी गर्दन हुई। जैसे जैसे ये एक्टिविटी कंटिन्यूटी में आई, उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। दैट मीन्स लीफ को ब्राउज करने के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पे पूरी तरह इवॉल्व किया। नेक्स्ट, आयन स्मिथ। हम लोहार को सब लोग जानते हैं, ठीक है। लोहार दैट मीन्स आयन स्मिथ, जो लोहे के काम करते हैं। आप सब जानते हैं ये जो आयन स्मिथ होते हैं उनके शोल्डर्स बहुत मजबूत होते हैं, एंड उनके जनरेशन टू जनरेशन में जो पैदा होते हैं उनके जो शोल्डर्स दे आर लाइक आयन। क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्वज रहे हैं वो जेनेटिक थ्रू पास ऑन होते रहते हैं। लेट्स सी क्या, शोल्डर्स बिकेम स्ट्रॉन्ग बाय हैमरिंग द मूवमेंट। एंड ये जो आयन स्मिथ होते हैं, ये जो लोहार हैं, बॉडी मूवमेंट बार बार हैमरिंग करना, बार बार हथौड़ा डालना, आयंस की चीजों को बनाने में जो ताकत लगती थी उसके जो जर्क होते थे, जो झटके होते थे, वो अपने ऊपर सहन करने की वजह से उनके जो शोल्डर थे वो काफी स्ट्रांग हो गए थे। एंड स्ट्रांग शोल्डर्स स्टिफनेस का काम करते थे, उन्हें मजबूती देते थे। तो जैसे उनके ऑफस्प्रिंग हुए उनमें भी ये क्वालिटी आने लगी, फिर दैन क्वालिटी, फिर दैन क्वालिटी, फिर दैन क्वालिटी, इसी तरीके से उनके जनरेशन में ये है। बट अब है या नहीं, इट्स लाइक अ बिट ऑफ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्ट्रिच एंड एम्यू। हम सब जानते हैं ऑस्ट्रिच लैंड पर एक काफी बड़ा बर्ड होता है जो उड़ नहीं सकता, बट पहले ऐसा नहीं था। हम सब जानते हैं एमू के पास भी पंख होते हैं बट वो उड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो लेजी थे। उनके पास गॉड ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लेग्स दिए हुए हैं एंड दे प्रेफर टू रन या टू वॉक, तो वो अपने पैरों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। मैंने पहले भी कहा है, when we are using the body parts, whatever body parts, तो वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। जैसे अगर वो उन्होंने लेग्स की ज्यादा इस्तेमाल की है तो उनके लेग स्ट्रॉन्ग हुए हैं, उनके विंग्स फिर वीक हो गए एंड वो फिर फ्लाई नहीं कर सकते। लिखा है नो यूज ऑफ विंग्स, सो दे बिकम्स वीक। अब सेम विद द एम्यू, उनका भी यही है। अब चलते हैं स्नेक के पास। इंटरेस्टिंग, हमने ड्रैगन्स के बारे में बात की है, उड़ने वाले सांप वाले ड्रैगन, उनके छोटे छोटे पैर दिखाई देते हैं। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि स्नेक्स के पास भी वैसे ही पहले लेग्स होते थे, बट लेजीनेस, तो स्नेक भी अपने पैरों को यूज नहीं करते थे क्योंकि उनका अडेप्टेशन रहा गया है, उनका स्टे रहा गया है। आपको दे आर लिविंग इन द होल, बरो करके जाते थे अंदर एंड स्टे करते थे, तो उनको उन पैरों से चलने की कोई जरूरत तो पड़ती नहीं थी एंड उन्होंने चलना छोड़ दिया। दे जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉल एंड उनके लेग्स एक्सटिंक्ट हो गए। नाउ ये पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि जब आप ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर पार्ट्स का ज्यादा यूज करते हैं, दे गेट मोर इवॉल्व। एंड कोई भी पार्ट का अगर आप लेस यूज कर रहे हो या नो यूज कर रहे हो, आप उसको टोटली अवॉइड कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन वो एक्सटिंक्ट होते चली जाती है। लेट्स सी, all these changes acquire the characters transfer from one generation to other। जैसे मैंने कहा ये सारा जो चेंज है ये उनके आने वाले जनरेशन में पास ऑन होता है, then again to the generation and generation ये पास ऑन होते रहता है। नाउ ये टोटल था लैम्कारिज्म। ये मिस्टर लैम्कार जी ने इसे देखा, इसे स्टडी किया एंड ये प्रपोज करके हमें समझाया। लेट्स सी क्या दिया है नेक्स्ट टॉपिक। स्पेशल में क्या दिया हुआ है, न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, द इफेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। नाउ जब कुछ बदलाव होता है तो कुछ नया बनता है और कुछ पुराना चला जाता है। तो ये स्पेशलाइजेशन में कुछ नए स्पीशीज आए, किसके? प्लांट्स के। क्या आए? नेक्स्ट एनिमल्स, कुछ नया मिलकर आया। दूसरा क्या दिया? ईच स्पीशीज ग्रो इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन। जैसे मैं बार बार बोलते चली आ रही हूँ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए एक प्रॉपर अडेप्टेशन, प्रॉपर नेचुरल सराउंडिंग की जरूरत होती है। और वो ज्योग्राफिकल कंडीशन डिपेंड करता है कि वहाँ का रॉकी एरिया है, हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, रिवर साइड है, ओशन साइड है, या वो कोस्टल एरिया है, या वो प्लेट्यू एरिया है, या वो मिडोज का एरिया है।
कैसा एरिया है या कैसा कंडीशन है आसपास का जहां पे वो पर्टिकुलर एनिमल, वो लिविंग ऑर्गेनिम्स वहां पे सस्टेन कर सके। तो ये टोटल कुछ स्पेशलाइजेशन थे लैम्पकेलिज्म के बाद से, ये कुछ नगेट्स पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन पे। लेट्स सी, अब तक हमने देखा कि हमने अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के ग्रेजुअल इवोल्यूशंस देखे। आपको याद है कुछ देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एंड कुछ चेंजेस दिखाए थे मैंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में। एग्जांपल दिया था मैन का, कि उनके बारे में अभी बात नहीं करूंगी, बाद में बात करूंगी। वो इसीलिए क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन में खुद ही हम उस बारे में अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। लेट्स सी, फर्स्ट ये जो पहला पोर्शन दिया है ना, फर्स्ट 3 लाइंस, इस पर थोड़ा फोकस करके आप लोग देखिए। ह्यूमंस में इवोल्यूशन कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप दिया है। पहले क्या थे, लेमर्स, फिर इजिप्टोपिथेकस, फिर ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एस्ट्रोपिथेकस, स्किल्ड ह्यूमन, मैन विद इरेक्ट पोस्चर, देन निंदरथल, क्रो-मैग्नन मैन। जितने आसानी से मैंने इन सबके नाम नहीं लिए ना, इतने आसानी से एवोल्यूशन नहीं हुआ था। बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगे हैं, लैक्स ऑफ इयर्स लगे, क्रोर्स ऑफ इयर्स लगे हैं धीरे धीरे ह्यूमन का इवोल्यूशन होने के लिए। नाउ लेमरस, दैट मीन्स एकदम शॉर्ट टोटल एनिमल, लेकिन वहीं उसके आगे इजिप्टोपैथिकस लिटिल बिट इवॉल्व्ड। देन इसमें ड्रायोपिथेकस में उससे और ज़्यादा इवॉल्व। रामापिथेकस, हाँ, दे वर लाइक मोर इंटेलिजेंट, लिटिल बिट स्किलफुल, थोड़ा स्किल्ड हो गया था कि हम कुछ कर सकते हैं, वी आर सम पर्सन, वी आर समथिंग इन द एग्जिस्टेंस, वी कैन डू समथिंग विथ हैंडी हैंड, मतलब किसी तरीके से कुछ कर सकते थे, ऐसा सोचने वाले। देन एस्ट्रोपिथेकस, स्किल्ड ह्यूमंस, दैट मीन्स हम उस टाइम पे खुद से बोन्स के औजार बना सकते थे, हमने हंटिंग करना शुरू कर दिया था, हमने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया था, लाइक एप टाइप में। बट मैन विद द इरेक्ट पोस्चर, जब ये एप्स के थ्रू करते जब इरेक्ट पोस्चर तक हम पहुंचे, जहां पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुआ है, देन हमारे फिंगर्स, हमारे ये जो फिंगर्स थे ये कनेक्टेड रहते थे, पूरी तरह फ्री नहीं होते, तो हम ग्रैब कर सकते थे। अब हम ग्रैब कर सकते हैं, हम बहुत सारे कुछ कर सकते थे, हमने बहुत सारा कुछ खोज निकाला। लेट्स सी, निंदरथल, फिर क्रो-मैग्नन, वाइसेस्ट मैन। लेट्स सी क्या क्या हुआ। Ape-like animal reached South and Northeast Asia and finally evolved into the gibbons and the orangutan. एप की तरह जो एनिमल थे वो हर जगह फैले, मतलब वर्ल्ड के कोने कोने साइड में फैले। कोई साउथ गया है, मतलब कोई एनिमल्स साउथ साइड गए हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट एशिया में गए हैं। तो ये जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में गए थे वो धीरे धीरे बड़े जॉइंट हुए। ओरंगटान, आपने कभी ओरंगटान देखा है? काफ़ी बड़े होते हैं, उनके फीचर्स अलग हो जाते हैं, उनकी सोच, उनका ब्रेन थोड़ा बड़ा रहता है, उनका सोच अलग हो जाता है, उनका काम करने का एक्टिविटी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका, और कुछ जो थे वो अफ्रीका ही में सेटल हो गए। सेटल दैट मीन्स वो अफ्रीका में ही रहे, उनके जंगलों में रहे, उनका लाइफ वहीं से सस्टेन करना शुरू किया। बट हाँ, वो भी इंटेलिजेंट थे। ऐसा कुछ नहीं कि हम एप्स को किसी को इंटेलिजेंट नहीं मान रहे, बट हाँ, एक इवोल्यूशन के स्टेप पे कैसे एक बेबी कैसा होता है उसे कुछ पता नहीं होता, देन वो धीरे धीरे टॉडलर बनता है, देन वो थोड़ा सा ये बनता है, देन आगे करते स्टेप बाय स्टेप हम इवॉल्व होते हैं। सेम प्रोसेस मुझे यहाँ पे भी दिखाई देता है। इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस, हाँ ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ है, नथिंग इज लाइक दैट। पहले शुरू में कुछ नहीं पता था, देन थोड़ा बहुत, देन नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट लेवल। हमने जब स्टडी करी तो ये जो एप लाइक एनिमल्स हैं, ये जब हर जगह दुनिया के हर कोने कोने में स्प्रेड हुए, तो उन्होंने भी अपनी एक अलग इवोल्यूशन की जर्नी देखी होगी, और उस जर्नी में से थोड़े बहुत जिस्ट हमारे पास भी हैं। अब कुछ एनिमल्स जो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट से निकले वो गिबन्स बन गए और ओरंगटान बन गए। जो जाइंट स्ट्रक्चर होता है उनके बॉडी का, उनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, उनका सोचने का तरीका, उनका टोटली जो ब्रेन वर्किंग है वो पूरी तरह डिफरेंट होता है। नाउ गोरिल्ला चिंपैंजी इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर एगो। अब हम जानते हैं गोरिल्ला हम सबको पता है, चिंपैंजी हम सबको पता है, क्योंकि ये कैसे कुछ सिमिलर नेम्स है जिनको हम मोस्ट ऑफ जंगलों में, जू में हम देख सकते हैं, एंड वी आर वेरी फैमिलियर विद दैट। तो
उनके बारे में बोला गया है कि वो 2.5 करोड़ ईयर गो इवॉल्व हुए हैं। दैट मीन्स उनका इतना पहले इवोल्यूशन हुआ है। तो ये जो एप लाइक एनिमल्स है या जो गिबन्स ओरंगटान्स है, ये जो इनके बारे में लिखा है वो कितने करोड़ ईयर्स पहले उनका इवोल्यूशन हुआ होगा, राइट। अब first record of human like animal, that is Ramapithecus. Apes grown up in size, more intelligent. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, Ramapithecus से जो हमारे एप लाइफ स्ट्रक्चर में जो इवोल्यूशन हुआ था that was totally different. एक न्यू माइलस्टोन दिखने लगा। जैसे पहला ऐसा एप जो साइज में भी बढ़िया रहा, जिनकी ब्रेन पावर काफी ज्यादा डेवलप हुई, उनका सोचने का तरीका अच्छा रहा, इंटेलिजेंट इन द सेंस उन्होंने स्किल्डफुल काम करना शुरू किया, शायद उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया हो, यहाँ वहां काम करना शुरू कर दिया हो, बोन्स के हथियार बना के हंटिंग करना शुरू कर दिया हो, कुछ फूड्स को रॉ करके पकाना शुरू कर दिया हो। ये होता है कुछ स्किल डेवलप करना। नेक्स्ट, फर्स्ट 15 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर एग्जिस्टेड इन चाइना, इंडोनेशिया। हमने देखा कि 15 लाख साल पहले इंसान जब चलने लायक हुआ था, तो ऐसे इंसान, ऐसे एप लाइक स्ट्रक्चर जो चलने लायक हुए थे पहले कहाँ पाए गए? चाइना एंड इंडोनेशिया में। Brain of 50,000 year old man had been sufficiently evolved that were Homo sapiens. हमने देखा कि 50,000 साल पहले जो ब्रेन डेवलप हुए थे किनके? ओल्ड मैन, दैट मीन्स जो एप लाइक जो इवोल्यूशन हुए थे उनके बारे में बात हो रही है। एंड वो इतने इवॉल्व हो गए थे कि उनको हम होमो सैपियंस कहने लगे। यानी कि ग्रुप में रहना, सारा कुछ करना, सोशल लाइफ कैसे जीना होता है, ये कुछ वहां से स्टार्ट होना शुरू हुआ। अब नेंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइस मैन। अब नेंडरथल को इतना वाइस मैन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनका पर्टिकुलर शिफ्टिंग भी टोटली जगह पे डिफरेंट हुआ था। एंड वहां पहुंचने के बाद उनको जो सराउंडिंग, जैसे मैंने पहले भी बात की है पूरे वीडियो में, एडेप्टेशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, आपका एनवायरनमेंट डिपेंड करता है आपकी लाइफ की सस्टेनिटी, आप कैसे रहोगे, आपका इवोल्यूशन कैसा होगा, सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। नेंडरथल्स का भी यही हुआ, वो जहां रहे वहां रहने से उनका जो ज्योग्राफिकल सही था, ज्योग्राफिकल सर्कल था, वो अच्छी तरह रहा। उन्हें बहुत सारी चीजें मिली, ट्रीज थे वहां, रिवर्स मिले उनको, फार्मिंग के लिए अच्छी सॉइल मिली, एनिमल रेयरिंग के लिए उनको एनिमल मिले, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। दे वर रेडी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, दे वर क्यूरियस टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, सीखने के लिए हमेशा तैयार थे। दैट मीन्स दे वर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, 10,000 years ago, wise men started to practice agriculture, rear the cattle herds, establish the cities. जैसे मैंने अभी कहा आपको कि नेंडरथल किस तरीके से अपने ब्रेन को यूज करने लगे, कैसे उन्होंने ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, कैसे वो घर बना के, मतलब घर दैट मीन्स नॉट प्रॉपर लाइक अ घर बट अ स्मॉल हट लाइक विद फुल ऑफ लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज लाइक दैट, तो इस तरीके से रहना शुरू किया। Then agriculture, the milestone change started with the agriculture. Then animal rearing, जब इंसानों ने एनिमल्स को अपने पास रेयर करना शुरू किया, उनके यूज किए for lowering the burdens, then for the milk, for the meat and eggs, इस तरीके से उन्होंने पूरा यूज करना स्टार्ट किया। Then उनका इवोल्यूशन हुआ। दैट मीन्स एक टोटल स्पीशीज को इवॉल्व होने के लिए करोड़ों साल लगते हैं। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। एक छोटा बेबी जब बॉर्न होता है, बॉर्न से लेकर वो इंसान बड़ा होने तक उसके लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इवोल्यूशंस के भी ऐसे ही स्टेजेस होते हैं, जो शुरुआत होती है जीरो से बट एंड होता है टोटली डेवलपमेंट से। एंड देन ये जो डेवलपमेंट होता है, इस डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से ये इवोल्यूशन इंसान के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। हम नेचर से इवॉल्व होकर कुछ अच्छा करने के लिए हुए हैं, खराब नहीं। हमें इवोल्यूशन को हमारे जो भी ह्यूमन काइंड्स है, एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये इवोल्यूशन से समझ में आना चाहिए कि हम सबका एक अधिकार होता है इस प्लैनेट पर रहने के लिए। तो लेट्स नॉट डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, मिलकर रहो, साथ रहो, अच्छे से रहो। दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर को मैंने डिटेल में पूरी तरह समझाया हुआ है एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड कुछ और अगर आपको पूछना रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड हेल्थ, गुड वेल्थ।